आज हम अपने 7वें दिन लेके आ गए हैं आपके लिए पार्ट टेस्ट 1 का सोल्यूशन। पूरे हफ्ते आपने 6 टॉपिक्स पढ़े, 2 ऑर्गेनिक के, 2 इनऑर्गेनिक के और 2 फिजिकल के। अब समय है उन टॉपिक्स का टेस्ट करने का कि आपने कितना पढ़ा, कितना अच्छे से पढ़ा, कितना एफिशिएंटली पढ़ा और आप कितना रिटेन कर पाए नॉलेज को। और अगर आप रिटेन कर भी पाए तो कहां टेस्ट में आप छोटी मोटी गलती कर बैठे और उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो, ये हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट टेस्ट जो हमारा 1 था उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था आपको और वहीं पे आंसर की का भी लिंक दे दिया था भाई साहब। अब हम इसके वीडियो सोल्यूशन पे आते हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेई मेन के ही बेसिस पे, मतलब जेई मेन का जो पैटर्न है एकदम फ्रेश पैटर्न, उसी के बेसिस पे मैंने ये पेपर डिजाइन किया था। यानी कि जो हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले थे वो सिंगल करेक्ट होने वाले थे, 5 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल टाइप होने वाले थे और मैंने इसमें 5 बोनस क्वेश्चंस भी डाले थे फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि सोल्यूशन ऑफ MnO4- इज पर्पल कलर ड्यू टू, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था भाई साहब कि जो हमारा MnO4- का सोल्यूशन होता है, KMnO4 का सोल्यूशन होता है, इट इज पर्पल कलर ड्यू टू, अरे बोलो बोलो बोलो, LMCT यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। वहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यानी कि LMCT हो रहा होता है। अब हम इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। DD ट्रांजिशन नहीं, DD ट्रांजिशन हो रहा होता है मैंगनेट आयन में यानी कि MnO4 आयन में, क्योंकि वहां पर D1 कॉन्फिगरेशन होता है, इसका कॉन्फिगरेशन D0 होता है, यहां पर LMCT हो रहा होता है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O to Mn, बिल्कुल सही आंसर है ये। O to Mn चार्ज ट्रांसफर यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही इसमें पर्पल कलर आ रहा होता है दोस्तों। ड्यू टू बोथ DD ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर, नहीं ऐसे क्यों है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूं, इसका आंसर आपको समझ में आ गया, बी होगा। अगर मैं आगे बढ़ूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स वाली वीडियो में बताया था कि वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जिनके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम कहीं ना कहीं आ जाता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, जबकि अगर किसी कंसंट्रेशन टर्म के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। यहां पर अगर आप देखो मोलारिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आ जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ग्राम पर लीटर यानी कि वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट केवल और केवल कौन बचा, मोलालिटी, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है भाई साहब, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर मैं आगे बात करूं, H2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन HEH मॉलिक्यूल और द एंटीबॉन्डिंग, मतलब हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है। अगर सही है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट का, असर्शन रीजन इसी टाइप के आते हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 देखूं, H2 मॉलिक्यूल, अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो H2 मॉलिक्यूल इज अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मैंने आपको एमओटी में बताया था जब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा सिग्मा 1s में जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा 1s में जाता है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों सिग्मा 1s में गए हैं तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया तो ठीक है, स्टेबल है, चलो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर HEH मॉलिक्यूल हो जाता, H2 की जगह HEH मॉलिक्यूल हो जाता, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, दिस इज अ 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन सिग्मा स्टार 1s यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर, इस स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5। अब ये बताइए, मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो क्या H2 विल बी मोर स्टेबल देन HEH, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि H2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन HEH, ये बिल्कुल सही है। द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन HEH मॉलिक्यूल डिक्रीजेस द बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, एंड देयर बाय द स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने क्या बताया कि जैसे ही H2 से HEH बनता है तो वो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया वो सिग्मा स्टार 1s में गया। आपको फीलिंग पता होगी, सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s आता है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आए और फिर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया वो सिग्मा स्टार में गया, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने से बॉन्ड ऑर्डर घटा, और बॉन्ड ऑर्डर घटते ही स्टेबिलिटी भी घट गई, इसलिए अगर मैं देखूं करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं आपसे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आपको दिए हुए हैं। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये इक्विलिब्रियम पर है,
अगर आप देखो इसका डेल्टा एच भी आपको दिया हुआ है -1.9 किलो जूल पर मोल। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, यानी कि हमें इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है। अगर हमें बैकवर्ड लेके जाना है और आपको ये पता होगा कि जो भी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे होती है और एक्सोथर्मिक होती है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो अगर हमें बैकवर्ड लेके जाना है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि डायमंड का फॉर्मेशन विल बी फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। ये तो हमें क्लियर हो गया कि लो टेम्परेचर वाले गलत हो गए, हाई टेम्परेचर वाले सही है। अब इसमें अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से हम देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि जब फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है और हम प्रेशर को बढ़ाते हैं भाई साहब, तो प्रेशर बढ़ाने पर डेंसर मीडियम की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो अगर मान लीजिए हमें डायमंड बनाना है, डायमंड क्या है, डायमंड इज मोर डेंसर, तो डायमंड बनाना है तो डेंसर मीडियम की तरफ हमें प्रोसीड करवाना पड़ेगा रिएक्शन को, और डेंसर मीडियम की तरफ प्रोसीड करवाने के लिए हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे, यानी कि हायर प्रेशर पे और हायर टेम्परेचर पे ये डायमंड का फॉर्मेशन फेवर करेगा, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या? अगर मैं आगे बात करूं तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आप देख सकते हो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ हमने लिया है NH4 होल ट्वाइस S। हम इसको बहुत अच्छे से सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन में देख चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में सिलेक्टिव रिडक्शन होता है किसी भी एक नाइट्रो ग्रुप का। जब दो नाइट्रो ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगे होते हैं तो किसी भी एक नाइट्रो ग्रुप का सिलेक्टिव रिडक्शन होता है और कुछ इस तरह का कंपाउंड बना करता है भाई साहब, ये देखो। ठीक है, एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो गया NH2 में जबकि दूसरा एज इट इज बना रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं आपसे, इक्वल वेट ऑफ NaCl एंड KCl आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। मोलैरिटी पूछ रहा है भाई साहब। अब ये बताओ, मोलैरिटी ऑफ NaCl पूछ रहा है और मोलैरिटी ऑफ KCl, दोनों में हमें कंपैरिजन करना है और इक्वल वेट दोनों के डिसॉल्व किए गए हैं। मोलैरिटी ऑफ NaCl हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए दोनों के x ग्राम डिसॉल्व किए गए, तो अगर इसका x ग्राम डिसॉल्व किया गया तो मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा, x अपॉन इसका मोलर वेट ऑफ NaCl विल बी 58.5। ठीक है, अबे सोडियम का 23 हो जाता है, Cl का 35.5, तो 58.5 इसका मोलर वेट हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाई इक्वल वॉल्यूम, यानी कि हम वॉल्यूम कुछ भी मान लेते हैं V। ठीक है, अच्छा अगर मैं मोलैरिटी ऑफ KCl की बात करूं तो x अपॉन इसका मोलर वेट तो ज्यादा है ना, मोलर वेट, क्योंकि K का ही मोलर वेट जो होता है वो 39 हो जाता है, फिर Cl का 35.5, तो 39 प्लस 35.5 74.5 इसका मोलर वेट हो गया अपॉन वॉल्यूम V। तो ये बताओ, क्या इक्वल वेट डिसॉल्व करने से इसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो इसके कम नंबर ऑफ मोल्स उतने ही वॉल्यूम में डिसॉल्व है, इसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इतने ही वॉल्यूम में डिसॉल्व है, तो मोलैरिटी ज्यादा किसकी हो गई, मोलैरिटी NaCl की ज्यादा हो गई भाई साहब, यानी कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस विल बी ग्रेटर फॉर NaCl। बिल्कुल सही बात है, NaCl के लिए ग्रेटर होगी, KCl के लिए कम होगी। अगर ऐसा होता कि इक्वल मोल्स ऑफ NaCl एंड KCl आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली तो यहां पर मोलैरिटी दोनों की बराबर आ जाती। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, आगे बढ़ो आगे, ओहो क्या हुआ, हाँ अब बढ़ा, हैंग कर गया था भाई साहब। मेजर प्रोडक्ट U इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बेंजीन लिया है हमने, बेंजीन के साथ हमने इस तरह की एक एल्कीन ली है, H+ लिया है, तो सबसे पहले इस एल्कीन का अटैक होगा H+ पर। तो जब इस तरह की एल्कीन का H+ पर अटैक होता है तो कुछ इस तरह का एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है भाई साहब। ठीक है, आपको पता होगा कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है, और जब इस तरह का कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, और जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा, ये कुछ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसा है, जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो दिस विल बी फॉर्मिंग आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि क्यूमीन। ये आपको क्यूमीन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो T यहां पर क्या है, T यहां पर क्यूमीन है, T यहां पर है क्यूमीन, ये देखो ये है क्यूमीन। जब इसको
रेडिकल इनिशिएटर या फिर और O2 के साथ, यानी कि O2 और सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाता है, तो आपको ये पता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है भाई साहब। देखो देखो, क्या वो पेड़ है? ये देखो, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और हमसे पूछ के रखा है मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यू का स्ट्रक्चर अब बस मिला लो आप, इसमें से कौन सा यू का स्ट्रक्चर मिल रहा है? इसमें से यू का स्ट्रक्चर मिल रहा है ये वाला बी, देख लो, स्ट्रक्चर मिला लो भाई साहब। ठीक है, जब इसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O+ नहीं, H3O+, इसी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें एसीटोन मिल जाता है, और हमें क्या मिल जाता है भाई साहब? फिनॉल मिल जाता है, और वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कहलाता है। ठीक है, यहां भी हमें आंसर मिल गया है। रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन XA ऑफ द सॉल्यूट एंड मोलैलिटी M ऑफ इट्स सॉल्यूशन इन अमोनिया विल बी। अब सुनिएगा, मान लीजिए हमें XA दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और हमें मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर मुझे XA दिया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट इज XA? XA इज बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो Na, मैं मान लेता हूं कि Na है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया, NH3 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया XA। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि Na अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ अमोनिया इन kg। अब मास ऑफ अमोनिया कहां से आएगा भाई साहब? उसके मोल्स से इंटू मोलर मास से। मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? NH3, ठीक है, इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है? 17 ग्राम पर मोल। पर ये जो मास आएगा इट विल बी इन ग्राम्स, और उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे भाई साहब, तो यहां 1000 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 1000 हम सीधे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना आ गया? दिस बिकम्स 1000/17 विच इज 58.82 इंटू मोल्स ऑफ ए यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली अब हमें ये मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ अमोनिया निकालना है। तो अगर सोचिए मैं इस एक्सप्रेशन को इनवर्स करके लिख दूं, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1/XA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ ए। क्या Na, तो 1 प्लस ये जब Na में सिंगल इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो 1 प्लस मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1/XA। तो ये बताइए मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ Na कितना बन गया? 1/XA माइनस 1 विच इज 1 - XA अपॉन XA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ ए। ठीक है, हमें चाहिए क्या? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा भाई साहब? वो हो जाएगा XA अपॉन 1 - XA। ठीक है, और इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी भाई साहब? मोलैलिटी आ जाएगी 58.82 इंटू भाई साहब ये क्या आ गया? XA अपॉन 1 - XA। ठीक है, ये आ गई आपकी मोलैलिटी। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? आंसर मैच कर रहा है बी वाला। ठीक है, सभी के नयन चक्षुलोचन अच्छे होंगे, दिख रहे होंगे, तो बी वाला आंसर मैच कर रहा है। अगर मैं आगे देखूं, CrO3 डिसॉल्व्स इन एक्वस NaOH टू गिव, ये तो बहुत ही आसान, हमने अपने लेक्चर 3 में पढ़ा भी था इसको, कि किस तरह से CrO3 जो हमारा NaOH में डिसॉल्व करता है तो क्या बनाता है? क्रोमेट बनाता है, CrO4 2-। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके क्रोमेट बनाता है, ऑक्सीडाइज नहीं सॉरी, क्योंकि CrO3 तो पहले ही +6 में है, तो वो क्रोमेट बनाता है, और ये जब क्रोमेट हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं तो ये डाइक्रोमेट बन जाता है। ठीक है, कोई समस्या? तो अभी के लिए जब NaOH में डिसॉल्व किया गया है तब तो क्रोमेट बनेगा, एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं फिर से वही फिनॉल की प्रिपरेशन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से, तो क्यूमीन हमने लिया, ये देखो क्यूमीन
दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। इस क्यूमीन को हमने रिएक्ट कराया O2H2 की प्रेजेंस में, क्या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा भाई साहब? कुछ ऐसी स्पीशी बनेगी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब हमने इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज किया तो क्या बन चुका है? तो बन चुका है फिनॉल और बन चुका है एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन तो पहले लिखा हुआ है, फिनॉल की जगह बी लिखा हुआ है, तो बेसिकली बी जो है हमारा कंपाउंड दैट इज फिनॉल। अब इस बी फिनॉल को जब हम थैलिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो एक इंडिकेटर बनता है, एसिड बेस इंडिकेटर बनता है जिसका नाम है फिनोप्थलीन। और बेसिकली मैंने आपको उस लेक्चर में ही क्वेश्चन कराते समय रिएक्शन बताई भी थी कि किस तरह से रिएक्शन होती है। अगर मैं पेज ऐड करके रिएक्शन आपको बताना चाहूं तो इस तरह से थैलिक एनहाइड्राइड होता है भाई साहब, ये देखो ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। और मैंने आपको बताया था कि फिनॉल का पैरा पोजीशन इस रिएक्शन के लिए खाली होना चाहिए, तभी वो फिनॉल पार्टिसिपेट कर पाएगा इस रिएक्शन में। तो ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब हम लेते हैं 2 मोल फिनॉल, बेसिकली ये देखो दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। इसका पैरा पोजीशन मैं खाली रख रहा हूं क्योंकि मुझे पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन चाहिए। एक और फिनॉल में ले रहा हूं, ये देखो भाई ये देखो, हो क्या बन गया, हाँ ये देखो, ठीक है। और ये सब हो रहा है, ये सब कहां हो रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा? वो इस वाटर को एलिमिनेट कर देगा। जब वो इस वाटर को एलिमिनेट कर देगा तो देखिए क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा कुछ इस तरह का। देखना बंधुओं, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो ये है हमारा फिनोप्थलीन, ये है हमारा फिनोल्फथलीन, यही है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर फिनोप्थलीन। ठीक है भाई साहब, तो ये तो बनता है, तो सी हमारा फिनोप्थलीन हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अब हमें सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट सी इज फिनोप्थलीन इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है, सी जो है हमारा फिनोप्थलीन इंडिकेटर है। प्रोडक्ट बी गिव्स CO2 एफरवेसेंस विद NaHCO3। अब सुनिएगा, NaHCO3 के साथ यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 वाला एफरवेसेंस केवल वो लोग देते हैं जो कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। H2CO3 का pK ऑलमोस्ट 7 के अराउंड होता है, और 7 से कम जिनका pK होता है वो लोग क्योंकि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं इसलिए NaHCO3 के साथ क्या दे सकते हैं? CO2 वाली एफरवेसेंस दे सकते हैं। पर ये जो हमारा फिनॉल बन रहा है, ये जो हमारा फिनॉल बन रहा है, इसका जो pKa है, इसका जो pKa है वो ऑलमोस्ट 10 के करीब है। इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, इसीलिए ये NaHCO3 वाला टेस्ट नहीं देता है, CO2 के साथ एफरवेसेंस नहीं देता है। इसीलिए प्रोडक्ट बी गिव्स CO2 एफरवेसेंस, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेसिकली। ठीक है, अच्छा फिर प्रोडक्ट ए फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कार्बोटाइन इंटरमीडिएट, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट ए जो है इट इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तो यहां पर कार्बोटाइन इंटरमीडिएट तो कुछ नहीं बनना, यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है, इसलिए कार्बोटाइन इंटरमीडिएट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा सही स्टेटमेंट। प्रोडक्ट बी गिव्स नो कलर विथ न्यूट्रल FeCl3। आपको पता होगा कि न्यूट्रल FeCl3 जो टेस्ट है वो फिनोलिक OH को पहचानने का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, जहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है वॉयलेट कलर का न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्ट कराने पे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट बस एक लौती स्टेटमेंट सही कौन सी है? वो है ये ए वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ए। अगर मैं आपसे आगे बात करूं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी हैव ऑलमोस्ट सेम वैल्यू फॉर अ वेरी डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन। अब सुनिएगा, बात सही है कि जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाता है, अगर आप देखो तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब है कि सल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब सल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का मास बहुत ज्यादा है, हम क्या लिखते हैं कि मास ऑफ, हम क्या लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हम यही तो लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, जब मास ऑफ सल्यूट बहुत कम है, मास ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या मैं मास ऑफ सल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई साहब। अच्छा, अब एक और चीज, अब अगर मैं देखूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? क्या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है भाई साहब? अब होता क्या है कि हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि डेंसिटी 1 के बराबर होती है सारे सॉल्यूशंस की। होता क्या है, हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि सारे सॉल्यूशंस की डेंसिटी 1 के बराबर होती है। पर जितने भी मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो रहे होते हैं वो बेसिकली अगर हम सॉल्यूशंस के टर्म में बात करें और अपने कोर्स स्ट्रक्चर के टर्म में बात करें तो वो वाटर के अंदर ही बन रहे होते हैं, यानी कि वाटर बेसिकली सॉल्वेंट होता है और सबकी डेंसिटी 1 के आसपास ही आ रही होती है। इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट बराबर हो जाया करते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा जाता है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ये दोनों तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाया करते हैं। पर अगर मैं स्टेटमेंट 2 देखूं, इन ऑल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ये स्टेटमेंट बोलना उतना सही नहीं है क्योंकि ये हमेशा ही बोल दे रहा है इन ऑल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको इतना जनरलाइज करना ठीक नहीं है, तो ये इतना सही स्टेटमेंट है ही नहीं, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था भाई साहब? इलेक्ट्रॉन का सम करिए, इलेक्ट्रॉन का सम करिए, चुपचाप इलेक्ट्रॉन का सम करिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन का जो सम है, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन का सम है इट इज ऑड सम या फिर 10 या फिर 16, तो कौन सी स्पीशी आएगी? पैरामैग्नेटिक स्पीशी आएगी। कौन सी स्पीशी आएगी? पैरामैग्नेटिक। और अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन सम है इट इज इवन एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो कौन सी स्पीशी आएगी? डायमैग्नेटिक स्पीशी आएगी। अब बस देख लीजिए उसी हिसाब से। NO माइनस का मतलब है N के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, O के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 होता है 15, 15 और एक और 16, तो बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है। 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी किस कैटेगरी में लाई करती है? पैरा वाली कैटेगरी में लाई करती है। और पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक? सिंगल करेक्ट है, लो आपका आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार अगर चेक कर लिया तो O2 बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है। O2 माइनस कितनी इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी हो जाएगी? 18 इलेक्ट्रॉन वाली। 18 इलेक्ट्रॉन एक इवन नंबर स्पीशी है। इवन नंबर एक्सेप्ट 10 और 16 इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, CN माइनस क्या हो जाएगा? C के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, N के पास होते हैं 7, 7 और 6 13, 13 और एक और 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी डायमैग्नेटिक होती है। CO की अगर हम बात देखें तो C के पास होते हैं 6, O के पास होते हैं 8, 8 और 6 होता है 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज। बोलो, अरे डायमैग्नेटिक यार। तो पैरामैग्नेटिक पूछा है तो NO माइनस पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर मैं आगे आपसे बात करूं, आगे बढ़ जाओ, हाँ, सुपर ऑक्साइड आयन इज पैरामैग्नेटिक वेरएज पेरोक्साइड आयन इज डायमैग्नेटिक। अब देखो, सुपर ऑक्साइड आयन जो है, सुपर ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं? O2 माइनस को। और पेरोक्साइड किसको बोलते हैं? O2 माइनस को। तो देख लो, O2 माइनस, O2 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन, 16 और 1 माइनस 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी ऑड है। ठीक है, ऑड है तो इट इज एग्जैक्टली पैरामैग्नेटिक, ये पैरा तो है ही। अच्छा, O2 माइनस, O2 इज 16, 16 में और 2 जोड़ दो, 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी इज डायमैग्नेटिक। तो सुपर ऑक्साइड आयन इज पैरामैग्नेटिक वेरएज पेरोक्साइड आयन इज डायमैग्नेटिक, ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आयन हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
सही बात है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेरेस परऑक्साइड आयन हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक है तो बिल्कुल कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो ठीक बात है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही बातें हैं, और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करूं, बढ़ जा भाई, हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन्ड, इनमें से कौन सी रिएक्शन में फिनॉल ऑब्टेन नहीं हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, हमने देखा भी था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में कि अगर मैंने सैलिसाइलिक एसिड ले लिया था, सैलिसाइलिक एसिड का जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो ये CO2 हट जाता है और यहां पर फिनॉल बन जाता है भाई साहब, ठीक है। ये सेकंड जो रिएक्शन हो रही है, यहां पर हमें ग्रिग्नार्ड रिजेंट दिया गया है और हम इसका एसिडिफिकेशन करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट कितना अच्छा बेस है, और वो तुरंत एसिडिक H+ या कोई भी एक्टिव H+ को खींच लेता है। जब वो एक्टिव H+ को खींच लेगा और यहां पर अपने साथ जोड़ लेगा तो वो बेंजीन बनाएगा, ना कि फिनॉल। वो क्या बनाएगा भाई साहब, वो बेंजीन बनाएगा, ना कि फिनॉल। इसीलिए इस रिएक्शन में हमें फिनॉल ऑब्टेन नहीं हो रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम देखें, ये बेसिकली डाउस प्रोसेस है जहां पर हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, 623 केल्विन हम बेसिकली लेते हैं, 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर, और यहां पर हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है। फिनॉक्साइड आयन को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, इट इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। अच्छा, यहां पर भी देखिए हमारे पास दिया गया है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है, और इन सभी रिएक्शंस में हमें फिनॉल मिल रहा है, एक को छोड़ के जहां पर ग्रिग्नार्ड रिजेंट का एसिडिफिकेशन कराया जा रहा है। अगर मैं आगे आपसे बात करूं, मोलैलिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज लेसर देन प्योर वाटर। अब ये स्टेटमेंट हमें पहले चेक करना पड़ेगा। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर बेसिकली कैसे निकालते हैं, प्योर वाटर यानी कि अरे बोलो मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर अपॉन अगर मैं केवल प्योर वाटर ले रहा हूं तो वहां पर सल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मोलैलिटी है, हमने मास ऑफ वाटर इन केजी मान लो, 1 किलो हमने वाटर मान लिया, 1 किलो वाटर यानी कि 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर में मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे भाई साहब, 1000 डिवाइडेड बाई 18, 18 इज द मोलर वेट। ये हो गया मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी, हमने 1000 ग्राम माना, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो, तो 1, तो ये कितना आ गया, 1000 बटे 18, 1000 बटे 18 विच इज 55.55 मोलल। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, प्योर इथेनॉल की अगर मैं बात करूं सेम तरीके से निकाल सकता हूं। इथेनॉल के लिए मोलैलिटी विल बी मोल्स ऑफ इथेनॉल यानी कि मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन मास ऑफ इथेनॉल इन केजी। अब मास ऑफ इथेनॉल मान लो, मैं मास ऑफ इथेनॉल इन केजी 1 kg इथेनॉल लेके चल रहा हूं। 1 kg इथेनॉल का मतलब है 1000 ग्राम इथेनॉल, और 1000 ग्राम इथेनॉल का मतलब है कितने मोल्स, 1000 डिवाइडेड बाई, इसका मोलर वेट क्या है भाई, इसका मोलर वेट हो जाएगा C2 यानी कि 24 और 6 30 और 16 46, तो बेसिकली 1000 बटा 46 अपॉन 1, ठीक है। तो ये बताओ 1000 बटा 18 ज्यादा बड़ा होगा या 1000 बटा 46, ऑब्वियसली 1000 बटा 18 ज्यादा होगा, इसीलिए मोलैलिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज लेसर देन प्योर वाटर। ये सही स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एज डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है, ये बिल्कुल ही अगर डेंसिटी ऑफ इथेनॉल 0.789 ये सही स्टेटमेंट है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना, मैंने आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिखा दिया कि मोलैलिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज लेस देन प्योर वाटर बिकॉज इसका मोलर मास ज्यादा है भाई साहब, और मोलर मास ज्यादा है इसीलिए इसकी मोलैलिटी कम हो गई क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, ठीक है। तो डेंसिटी इज नॉट द रीजन, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब मैंने आपको बताया था कि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ, अरे रे रे रे
स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ घटेगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ घटेगी और बॉन्ड लेंथ घटने के साथ साथ बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना ज्यादा एनर्जी हमें लगाना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ घटती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। यस, ये सही स्टेटमेंट है। विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत। विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, गलत है। विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया ए। अच्छा, अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। क्या हो जाएगा? MnO4 2- इज क्वाइट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एंड स्टेबल ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कालीज, बिल्कुल सही बात है। हमने आपसे बात की थी, मैंगनेट जो होता है वो स्टेबल होता है केवल स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में, अदरवाइज न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है अपने हाइयर यानी कि MnO4- और अपने लोअर यानी कि MnO2 में। ठीक है, इन डाइल्यूट एल्काली न्यूट्रल सॉल्यूशंस इट डिस्प्रोपोर्शनेट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, सही स्टेटमेंट है ये। इन एसिडिक सॉल्यूशंस MnO4- इज रिड्यूस्ड टू Mn2+, बिल्कुल सही बात है, एंड दस KMnO4 इज वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा MnO4- Mn2+ में चला जाता है और इसीलिए KMnO4 का इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है। KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल बकवास बात है। एल्कलाइन मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है खुद MnO4 2- में। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। KMnO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइट ओर, हमने पढ़ा भी था कि पायरोलुसाइट ओर यानी कि MnO2 हम लेते हैं विथ किसके? विथ KNO3 या फिर KClO3 या फिर KClO4, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, इन एल्कलाइन मीडियम यानी KOH NaOH ले लीजिए और फिर क्या कर दीजिए? फिर जहां जो वहां से हमें K2MnO4 मिलेगा उसकी हम स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा देंगे तो हमें KMnO4 फाइनली मिल जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। इकलौता जो गलत स्टेटमेंट है वो ये वाला है, KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो पैराटोल्यूडीन इज ट्रीटेड विद HNO2। पैराटोल्यूडीन क्या होता है भाई साहब? ये देखो, पैराटोल्यूडीन मतलब NH2 और पैरा पोजीशन पे CH3। ये जो पैराटोल्यूडीन है, जब इसको हम ट्रीट करते हैं HNO2 से तो क्या डाइहाइड्रोटाइजेशन हो जाएगा? डाइहाइड्रोटाइजेशन हो जाएगा तो एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। यहां पर देखो N2+ और यहां पर CH3। ठीक है, अच्छा, फिर एट आइस कोल्ड कंडीशन एंड देन बॉइल्ड विथ वाटर, इसको हम वाटर से बॉइल कर देंगे, H2O बॉइलिंग ले लेंगे तो क्या यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, फिनॉलिक कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर CH3 है ही। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैराक्रिसॉल। जब भी किसी बेंजीन रिंग पर एक OH और एक CH3 लग जाता है तो उसको हम क्रिसॉल बोलते हैं, और जब एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हो तो उसको पैराक्रिसॉल बोल देते हैं। तो दिस इज पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज पैराक्रिसॉल। लो भाई, आगे सही आंसर, आगे बढ़े। MnO4- प्लस X इलेक्ट्रॉन। अब देखना, मैंने आपको बताया भी था ये बहुत अच्छे से लेक्चर में कि जो MnO4- होता है, तीन तरह से उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्शंस देखे जाते हैं। जब हम उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को किस मीडियम में देखते हैं भाई साहब? जब स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में देखते हैं तो वो MnO4 2- में जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके? जब वो +7 से +6 में जा रहा है तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तो जाएगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब न्यूट्रल मीडियम में वो ऑक्सीडाइज करता है सामने वाले को और खुद रिड्यूस होता है तो खुद वो MnO2 में जाता है। अब देखो +7 से वो +4 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जाएगा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है भाई साहब? एसिडिक मीडियम में वो जा रहा होता है Mn2+ में, +7 से +2 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जाएगा? +5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है? वो कर रहा है 1, 3 और 5। अब देखिए, एक यहां पर एसिडिक मीडियम पहले लिखा हुआ है तो 1, 5 और न्यूट्रल मीडियम 3, तो 1, 5, 3 देखिए, ये लो 1, 5, 3।
ठीक है भाई साहब। अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं एसिडिफाइड क्रोमिक एसिड प्लस H2O2, यानी कि एसिडिफाइड क्रोमिक एसिड यानी कि K2Cr2O7 बेसिकली, K2Cr2O7 प्लस H2O2, हमने ये डिस्कस भी किया था क्लास में, याद करो हमने डिस्कस किया था कि K2Cr2O7 और H2O2H प्लस जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 से, और जो यहां पर K2Cr2O7 है यहां पर Cr ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो कि बेसिकली बनाता है CrO5 प्लस H2O, और इस CrO5 में जब हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एमाइल अल्कोहल डाल देते हैं, एमाइल अल्कोहल, तो वो स्टेबलाइज कर जाता है और उसका ब्लू कलर CrO5 का, ये CrO5 स्टेबलाइज हो जाता है और इसका ब्लू कलर कंपाउंड बनता है भाई साहब, और साथ में वाटर तो बना ही बना है, ठीक है। तो X एंड वाई आर CrO5 एंड H2O, ये लीजिए भाई, कोई समस्या हो तो बताइए। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, हमने क्लास में डिस्कस भी किया है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है वहां पर। अगर हम आगे बढ़े और बात करें सेक्शन बी, अब न्यूमेरिकल टाइप सेक्शन आ गया है। सेक्शन बी में क्या क्या है, अमंग H2 He2 प्लस Li2 Be2 B2 C2 N2 O2 माइनस एंड F2 द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। मैंने आपको, और सोचो ये IIT एडवांस क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये। देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन सम अगर आपको आता है तो आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हो। मैंने आपको फिर से बताया कि पैरामैग्नेटिक स्पीशी अगर हो तो ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन सम, ऑड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, या फिर 10 आना चाहिए, या फिर 16 आना चाहिए। अगर डायमैग्नेटिक स्पीशी खोजनी है तो इवन इलेक्ट्रॉन सम लाइए, एक्सेप्ट 10 या 16। H2 की बात अगर मैं करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। He2 प्लस की बात करूं 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो डाया, इसकी बात करूं तो पैरा। Li2 की बात करूं तो भाई साहब, अरे बोलो Li2 क्या हो जाएगा, कितने, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इवन इलेक्ट्रॉन है, और 10 या 16 नहीं है, तो क्या डायमैग्नेटिक स्पीशी होगी। B2 की अगर मैं बात करूं 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको याद होगा कि 4, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन सम वाले सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर के बारे में हम क्यों बात करें, ठीक है। और इसीलिए इसके आंसर की में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि कई लोगों ने Be2 को इंक्लूड करके आंसर बता दिया था डायमैग्नेटिक वाला, कई लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया उन लोगों ने सोचा कि भाई साहब जब Be2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर Be2 एग्जिस्ट करता तब तो इसका हम कैरेक्टर डायमैग्नेटिक लेते, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, पर जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब हम उसकी कैसी बात कर सकते हैं भाई साहब, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। B2 की अगर बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। 10 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कैसा होता है भाई साहब, मुंह खोलो बोलो, अरे पैरामैग्नेटिक होता है। C2 वाला सिस्टम 12 इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक। N2 वाला सिस्टम 14 इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक। O2 माइनस वाला सिस्टम, अरे बोलो O2 इज 16, O2 माइनस इज 17, पैरामैग्नेटिक। F2 वाला सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो 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 डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कितने हो गए टोटल, 1 2 3 सॉरी 3 4 5, टोटल कितने डायमैग्नेटिक हो गए, 5। तो ये लो आंसर। अगर मैं आगे बात करूं, बढ़ ही नहीं रहे, हाँ, डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज दिस। डेंसिटी दिया है, परसेंटेज बाय मास दिया है इस सोल्यूशन का, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब देखिए कितना आसान है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन अगर परसेंटेज, मास परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया हो ग्राम पर ml में, तो हमारे लिए बहुत आसान फॉर्मूला है 10 dx बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट। कितना आसान फॉर्मूला है भाई साहब, लगाओ आंसर पाओ। क्या होगा इसमें, क्या वैल्यूज पुट करेंगे, 10 इंटू डेंसिटी क्या है इन ग्राम पर ml 0.98 इंटू एक्स क्या है, एक्स इज परसेंटेज बाय मास 13 अपॉन 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 मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या होता है भाई साहब 98। इसको कैलकुलेट करिए, अपना आंसर पाइए। क्या झमेला है इसमें, कोई झमेला नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द C2 मॉलिक्यूल विद दैट ऑफ द B2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। मैंने आपको क्या बताया था कि MOT में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
यहां पर sp मिक्सिंग अभी लागू नहीं होती है, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक sp मिक्सिंग लागू नहीं होती है। और आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि ग्रेटर देन 14, या मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ग्रेटर देन 14, ओहो, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये देखिए, अब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर अगर मैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं तो क्या चीज हम लोग लागू करते हैं, सिग्मा 1s स्टार, ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर क्या आता है भाई साहब, फिर आता है, अरे बोलो, पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। यहां पर जब हम भर रहे होते हैं अब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले में, तो बस एक चेंज आता है, यहां वाला चेंज, यानी कि ये रिवर्स हो जाता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और पाई वाले बाद में आ जाते हैं। पर अभी जो हमारा काम है वो C2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल है। C2 मॉलिक्यूल एक 12 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, B2 मॉलिक्यूल एक 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो हम उनको आराम से भर लेते हैं इसी वाले रूल से, यानी कि इसी वाली फिलिंग से। अब अगर मैं सबसे पहले मैं B2 की बात करूं और फिर C2 की बात करूं और मैं इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करूं, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा 1s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो फिर कौन आएगा, पाई 2px और पाई 2py। अब ये टोटल 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, बराबर एनर्जी वाले हैं। तो सुनना मेरी बात, पहले जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं तो पहले उनको सिंगली फिल किया जाता है। तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, पाई 2px में, 10वां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, पाई 2py में। तो ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे पाई 2px और पाई 2py, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। तो टोटल 10 हो गए, यानी कि B2 फिल हो गया। अब C2 में भी यहां तक तो पूरा मामला सेम रहेगा, पर जो 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर पाई 2px और फिर 12वां पाई 2py। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई 2px में 2 इज इक्वल टू पाई 2py में भी 2। तो अब पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन B2 में कितने हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन B2 में है 2 और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन C2 में कितने हैं, 4। तो रेशियो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर C2 से B2 का चाहिए तो C2 से B2 का यानी कि 4:2 का रेशियो, यानी कि 2, तो बेसिकली रेशियो क्या आ गया, 2:1 का, यानी कि आंसर इज 2, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सल्फाइड इनटू सल्फेट आयन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हो क्या रहा है, ये जो KMnO4 है बेसिकली MnO4 माइनस, ये इस SO32 माइनस सल्फाइड आयन को सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, SO42 माइनस। और क्योंकि एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है तो ये MnO4 माइनस किस जगह पर जाएगा, खुद जाएगा Mn2+ में। तो हमें बताना है कि अगर इसका 1 मोल हो तो कितने मोल MnO4 माइनस आयंस लगेंगे इस प्रोसेस को करवाने में। तो बेसिकली ये रिडॉक्स बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम बांट लेते हैं, SO32 माइनस जा रहा है कहां पर, सुनना मेरी बात, कहां जा रहा है, ओहो जा रहा है कहां पर, SO42 माइनस में। अब सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं इसको एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पर मुझे एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले मैं H2O कर देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूं, फिर मैं करूंगा यहां पर 2H+, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं अब चार्ज की बैलेंसिंग कर लूं, चार्ज की बैलेंसिंग करने में यहां पर 2 माइनस है और यहां पर 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मुझे ऐड करने पड़ेंगे, यहां पर सब कुछ बैलेंस हो चुका है। अब अगर मैं MnO4 माइनस वाले पार्ट को बैलेंस करूं तो MnO4 माइनस जा रहा है Mn+2 में, ठीक है। अच्छा,
अब सबसे पहले 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, 4H2O कर लो। यहाँ पर 8H प्लस करूंगा मैं ऑटोमेटिकली, और कितने, अब चार्ज बैलेंस कर लूँ तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर टोटल 7 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर मुझे 5 इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द चार्ज। अब अगर मैं इस रिएक्शन को ऐड करना चाहूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एलसीएम लेना पड़ेगा। इस पूरी रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 5 से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, ये है कितना, 5H2O, ये है 4 2 8H2O, तो यहां पर बन जाएगा मुझे 3H2O प्लस प्लस प्लस, सुनिए यहां पर बनेगा 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस प्लस, यहां पर 5 सल्फेट आयंस बनेंगे, 5SO4 2 माइनस, ठीक है। अच्छा, H प्लस कहां पे बनेगा, यहां पर 8 2 16, यहां पे 2 5 10, तो यहां पर 6H प्लस बनेगा। देखो 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 6H प्लस हो गया, यहां पर 2MnO4 माइनस बनेगा, और यहां पर कितना 5 सल्फेट आयन बनेगा, सॉरी सल्फाइट आयन बनेगा। देखो 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 SO3 2 माइनस, देख लो भाई, कोई समस्या। अच्छा, तो ये हमारी फुल्ली बैलेंस्ड रिएक्शन आ चुकी है। अब देखो 5 मोल सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 मोल पर मैंगनेट आयन लग रहा है, 2 मोल MnO4 माइनस आयन लग रहा है। 5 मोल को करने के लिए 2 मोल लग रहा है MnO4 माइनस का, तो 1 मोल सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2/5 मोल MnO4 माइनस लगेगा। 2/5 का मतलब होता है 0.4 मोल, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड MnO4 रिक्वायर्ड इज 0.4। लो भाई, आ गया आंसर। अगर मैं आगे बढ़ूं, units of parts per million or parts per billion are often used to describe the concentration of the solute in very dilute solution। बहुत ही dilute solution या फिर एटमॉस्फेयर या फिर जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उनमें अगर कोई सल्यूट घुला हो, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम सल्यूट होता है, इसीलिए इस तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं वहां पर सल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम या फिर पीपीबी जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स का हवाला लिया जाता है, यूज किया जाता है। और पीपीएम या फिर पीपीबी डिफाइन किस तरह से किया जाता है मैंने आपको बता भी रखा है कि पीपीएम इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन, जहां पर हम देखते हैं मास ऑफ सल्यूट, बेसिकली मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, यह है पीपीएम। जबकि पीपीबी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पीपीबी हम सेम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। देखो भाई, ये हो गया पीपीबी। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल हैज 2.1 ppm ऑफ लिथियम प्लस आयंस, इफ द मोलैलिटी ऑफ Li प्लस इज दिस देन फाइंड x। अब सुनना, बे ऑफ बंगाल का जो लिथियम आयन की कंसंट्रेशन है इट इज 2.1 ppm। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पीपीएम कंसंट्रेशन के बारे में देखूं तो 2.1 ग्राम लिथियम इज प्रेजेंट इन बेसिकली 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर, जो सी वाटर है। यानी कि कुछ ऐसा खेल है। तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं 2.1 ग्राम Li प्लस इज प्रेजेंट इन कितने में, 10 की पावर 6 ग्राम सी वाटर। तो अगर मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है लिथियम प्लस आयन की, तो मुझे मोल्स चाहिए। मोल्स के लिए मेरे पास वेट तो है ही, मोलर मास मिल जाएगा मुझे 2.1 अपॉन मोलर मास कितना है लिथियम का 7, डिवाइडेड बाय कितना वाटर है, 10 की पावर 6 ग्राम सी वाटर है, और 10 की पावर 6 ग्राम का मतलब है 10 की पावर 3 यानी कि 1000 किलो, तो 1000 किलो। तो मोलैलिटी कितनी हो गई भाई साहब, ये तो हो गया 0.3 बाई 1000, दिस इज मोलैलिटी इज 3 इंटू 10 की पावर -4 मोलल। ठीक है, ये लो मोलल। तो मोलैलिटी क्या है, x इंटू 10 की पावर -4 मोलल। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, x की वैल्यू आ गई 3। लो, कोई समस्या, कोई भी समस्या हो तो बताओ।
यहां पर हमारे 25 के 25 क्वेश्चन आपके टेस्ट के सारे खत्म हो गए। अब हम बोनस क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बोनस क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। बोनस क्वेश्चन की बात करें तो राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहां पर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट दे रखा है, जब हम उसको फ्यूज NaOH से रिएक्ट कराते हैं और फिर उसको एसिडिफाई कराते हैं तो हमने देख रखा है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बन जाता है भाई साहब फिनोल। अगर मैं बात करूं यहां पर इस कंपाउंड को, देखिए इस कंपाउंड को ध्यान से देखो मेरे बंधुओं। अगर मैं इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराऊं, बेसिकली फिनॉक्साइड आयन एक तरीके का, फिनॉक्साइड आयन की जब मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है भाई साहब। अगर मैं यहां पर देखूं और मैं HBr से इसकी रिएक्शन कराऊं, HBr से इसकी रिएक्शन कराने पर OH पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पर क्या OCH3 इस ईथर पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले H+ से रिएक्ट करेगा। अगर ये H+ से रिएक्ट करेगा तो सुनना कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर OH है, यहां पर हो जाएगा OCH3 और ये H+ से रिएक्ट कर गया है तो यहां पर O+ और H आके लग गया है। अब सुनना Br- जो है, Br- जो है वो आके इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पूरा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, यहां पर बन जाएगा रिसोर्सिनॉल OH और यहां पर OH और साथ में बन जाएगा CH3Br। ठीक है, तो यहां पे ये मामला सेट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डी की बात करूं तो डी में भी कुछ वैसा ही केस हो सकता है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर Br आएगा अटैक करने और इसी तरह का मामला बनेगा। CH2Br और वाटर अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं आपसे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C22- इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। सुनिएगा मेरी बात, C22- का क्या मतलब है? C2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, C22- कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। 14 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। बिल्कुल सही बात है, ये सही ऑप्शन है। O2 2+, O2 क्या है भाई साहब? O2 है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, O2 2+ है 14 इलेक्ट्रॉन वाला। O2 2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि O2 2+ इज मोर स्टेबल, इज हैज मोर बॉन्ड ऑर्डर देन O2। और जब O2 हैज मोर O2 2+ हैज मोर बॉन्ड ऑर्डर देन O2 तो बॉन्ड लेंथ तो कम होनी चाहिए ना, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। N2 क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन, N2+ क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, N2- क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पर N2 का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और N2+ N2- जैसे ही आप इधर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटने लगता है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, सही स्टेटमेंट है। पर स्टेबिलिटी अलग होती है, स्टेबिलिटी N2+ की ज्यादा है, क्योंकि N2- जब बना है तो एक इलेक्ट्रॉन ABMO में गया है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, तो स्टेबिलिटी N2+ की ज्यादा है। ठीक है, He2+ हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड He एटम। बिल्कुल गलत बात है ये। तो सही ऑप्शंस क्या क्या हो गए हमारे, ए और सी इसके सही ऑप्शंस हो चुके हैं। अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो KMnO4 + HCl, याद करिए मैंने आपको KMnO4 वाली वीडियो में बताया था कि क्यों हम लोग KMnO4 की टाइट्रेशंस में HCl को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तुरंत एक्वस HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, Cl- को वो ऑक्सीडाइज कर देता है और Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। यही आपको वो येलो ग्रीनिश कलर की गैस मिलेगी Cl2, और इसीलिए हम KMnO4 को HCl वाले टाइट्रेशंस में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो फिनॉल है। फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बेंजीन बनता है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उसकी रिडक्शन रिएक्शन होती है, बेंजीन बन जाता है और साथ में बन जाता है ZnO। अगर मैं आपसे एक और बात करूं कि फिनॉल का जो ये H है वो काफी एसिडिक है, तो जब इसकी रिएक्शन NaOH से होती है, तो ये फिनॉक्साइड आयन तुरंत बन जाता है। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है भाई साहब। और जब कोई अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, यहां पर CH3COCl लिया गया है, तो ये बस फिराक में रहता है कि कब इसको कोई बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाए। इसको यहाँ पे ये अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल रहा है, डेल्टा+ दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, फिर ये वापस आएगा तो ये Cl निकल जाएगा और ये बन जाएगा एक एस्टर। ये एस्टर बन जाएगा भाई साहब। ये किस तरह का एस्टर है, ये देखो, ये है इस तरह का एस्टर,
दिस इज फिनाइल एसीटेट। क्या है ये भाई साहब? दिस इज फिनाइल एसीटेट। तो एक तरफ तो बन रहा है बेंजीन, एक तरफ बन रहा है फिनाइल एसीटेट। कौन सा कंपाउंड? ए एंड बी इन द अबव रिएक्शन सीक्वेंस। ए बन रहा है बेंजीन, बी बन रहा है फिनाइल एसीटेट। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। आगे बात करूं मैं तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन क्वेश्चन है। ये है नाइट्रोबेंजीन SnHCl यानी कि मेटल और HCl के साथ जब हम इसको रिड्यूस करा रहे हैं तो हमारे पास एनिलीन बना करेगा। देखिए देखिए देखिए, एनिलीन बन गया। इस एनिलीन को जब मैंने NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्ट कराया है तो क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बन जाएगा? बिल्कुल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा भाई साहब। N2Cl यहां पे आ चुका है, ठीक है। अब अगर देखें H2O हीट यानी कि बॉइलिंग वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, बॉइलिंग वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं भाई साहब, तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Z। जो यहाँ पे प्रोडक्ट Z यानी कि फिनॉल बन रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H6O यानी कि C6H5OH या फिर C6H6O, जो भी आपको बनाना हो वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। तो बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका ये हो गया 72 प्लस 6 प्लस यहाँ पर O यानी कि 16। तो 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 16 इज 94। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 94, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये टेस्ट बढ़िया गुजरा होगा, आपको अपनी गलतियां समझ में आई होंगी वीडियो सोल्यूशन देखकर, और ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू करते रहोगे सीरीज में और अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को लेवल अप करते रहोगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं गौरव सर भैया मिलता हूं आपसे किसी अगले सेशन या अगले वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।